नमस्कार, मैं अंशिका। केरांचल टाइम में आपका स्वागत है और आज हमारे साथ मौजूद है महमूद आलम जी। महमूद आलम जी एक ऐसे व्यक्ति है जो समाज सेवक भी हैं और साथ ही साथ करियर काउंसलर भी है और बहुत ही कम उम्र में काफ़ी तजुर्बा हासिल किया है, बहुत कुछ उपलब्धियां हासिल की है जो कि सीधे हम उनसे ही बात करेंगे उनकी उपलब्धियों के बारे में। और 25 से भी ज़्यादा अवार्ड लगभग उनको मिल चुका है, जिसमें से एक झारखंड रत्न भी उन्हें मिला हुआ है। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच कि आपने उस लायक समझा कि आप हमारे लिए आई हैं। तो ये तो बहुत सारी चीज़ें हैं बताने के लिए, बताने का मन भी करता है। पहली बात तो कि मेरा नाम महबूब आलम है ठीक है, मोहम्मद महबूब आलम। मैं बेसिकली समस्तीपुर बिहार का रहने वाला हूँ। 97 में मैं यहाँ आया और उसके बाद मेरा बैकग्राउंड भी फैशन डिज़ाइनिंग था। तो मेरे पास ये था कि मैं कुछ ऐसा करूं, जैसे मुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ा अपने समय में कि पापा को कन्विंस करना या सब लोगों को कन्विंस करना कि फ़ैशन डिज़ाइनिंग क्या होता है। दिक्कतें आज भी है, मगर क्या है कि आज वो हालत नहीं है, क्योंकि आप यूट्यूब आ जाने की वजह से या सोशल मीडिया बहुत एक्टिव है। तो उस वक्त जो मुश्किलें आई तो मुझे लगा कि उस वक्त ऑफ़र भी, मैं बहुत अच्छा स्टूडेंट रहा हूँ फैशन डिज़ाइनिंग का, मुझे ऑफ़र भी ईस्टर्न जोन का गोल्ड मेडलिस्ट भी मैं रहा हूँ। मगर फिर भी एक चाहत थी कि मैं उस इंस्टीट्यूशन खोलूँगा और उन लोगों को सपोर्ट करूँगा जो नहीं कर पा रहे हैं फैशन डिज़ाइनिंग। तो 98 के लगभग जो है, 97 को काउंट करें या 98 में मैं आया। मेन रोड में ही इंस्टीट्यूशन एक खोला और खुद ही क्लास लेता था, खुद ही डायरेक्टर था, खुद ही सब। बहुत स्ट्रगल टाइम रहा। मगर एक चीज़ यहाँ बताता जाऊँ कि मेरे फादर गेस्टेड ऑफिसर रहे हैं, चीफ इंजीनियर से रिटायर किया है वो। तो पैसे की कभी कमी रही नहीं, मगर अंदर से एक आग थी जो जल रही थी कि मुझे करना है, खुद से करना है। तो करते गए, उसमें बहुत सारे लोगों का सपोर्ट भी रहा, मीडिया का बहुत सपोर्ट रहा, क्योंकि उस वक्त एक नई चीज़ थी कि फ़ैशन डिज़ाइनिंग बड़ा क्योर होकर लोग आते थे कि फ़ैशन डिज़ाइनिंग क्या है, क्या आप कपड़ा सीना सिखाते हैं क्या, ये सब क्वेश्चन होते थे। तो कारवा बनता गया। उसके बाद झारखंड बना। झारखंड के बाद जो टेक्निकल एजुकेशन में मुझे झारखंड रत्न भी मिला, पहले जो सीएम रहे हैं बाबूलाल मरांडी, उनके हाथों। तो उसके बाद मैं लिखना भी शुरू किया कि पेपर में लिखता था। मोटिवेशनल क्लासेस भी हमारे होते थे कॉलेजेज वगैरह में। तो वो चीज़ें बढ़ती चली गई और मेरा एक हमने फॉर्म एस्टैब्लिश किया, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव कोर्सेज, जिसमें फ़ैशन डिज़ाइनिंग और इंटीरियर डिज़ाइनिंग बेस्ड था वो। आपके इंस्टीट्यूट का दो नाम है, एक INFD करके और एक क्लियर। INFD तो फ्रेंचाइज़ है हमारा, जो पूरे वर्ल्ड के 11 लगभग कंट्री में है और इंडिया में भी 100 से ज़्यादा सेंटर्स हैं। वो फ्रेंचाइज़ है क्योंकि एक वो ब्रांड है। होता क्या है कि दो तरह के लोग होते हैं, एक तो होते हैं मारुति ख़रीदने वाले और एक होते हैं मर्सिडीज़ ख़रीदने वाले। तो दोनों सेगमेंट अलग होते हैं। 5 लोग उसमें भी बैठते हैं, 5 लोग इसमें भी बैठते हैं, वो भी रोड का उतना ही एरिया लेता है। मगर क्या है कि इसी वजह से क्या है कि IICC मुझे लगता है कि कहीं से भी कम नहीं है किसी ब्रांड से, क्योंकि इसमें NSDC का अप्रूवल है, यूनिवर्सिटीज़ का ऑथराइजेशन है हमारे पास, गवर्नमेंट ऑफ झारखंड का ऑथराइजेशन है। तो काफ़ी अच्छा रहा है, उसमें कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी जब एक चीज़ आप करते हैं तो अच्छे फुल फ्लेजेस करना ज़्यादा बेटर। मैं मानता हूँ कि कोई भी चीज़ करें तो पूरी चीज़ें से लगन से करें। जी। जैसे मेरा एक सवाल है कि यहाँ पर काफ़ी फैमिली मतलब स्टूडेंट के मम्मी पापा मिलने आते होंगे और बच्चों को लेकर काफ़ी कन्फ्यूज़न होता होगा। आज भी चाहते हैं कि उनके बेटे डॉक्टर, इंजीनियर, IPS, IAS बने, लेकिन इस तरह से हो नहीं पाता। उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, क्या है ना कि हर इंसान का अपना एक स्ट्रेंथ है। आज हम जो सबसे ज़्यादा अगर प्रॉब्लम है, हम अगर काउंसलिंग करते हैं तो प्रिंसिपल को मैं बोलता हूँ कि मैं काउंसलिंग करूँगा और मैं मोटिवेशनल स्पीच दूंगा, मगर वहाँ पे क्या है कि गार्जियन को भी आप बैठाओ, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशराइज हो जाता है बच्चों पे। मैं आप उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ। इसमें यह है कि गार्जियन ज़्यादा काउंसलिंग की ज़रूरत है। 60% गार्जियन को ज़रूरत है और 40% ही स्टूडेंट्स को। स्टूडेंट तो कहीं ना कहीं अपडेट है, मगर गार्जियन उसी ट्रेडिशनल टाइम में चल रहे हैं और जो चीज़ वो नहीं कर पाए वो बच्चों पे थोपना चाहते हैं। ये बड़ा अजीब सा है, क्योंकि हमारा स्ट्रेंथ क्या है। और एक घर में 4 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, सब अलग क्यों होते हैं?
एक माँ बाप है, एक जैसे नहीं, तो उनकी स्ट्रेंथ अलग है, उनकी मतलब हर चीज़ अलग है। एक स्ट्रेंथ से लेके आपका जो है रहन सहन से लेके हर चीज़ एक्टिविटी सब अलग है, तो उसको हम एक जैसे माप नहीं सकते। मोहल्ले के कोई बच्चे जा रहे हैं अगर कि वो इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा है, मेडिकल की, तो आप भी कर लो। हम यहाँ पे गौर नहीं करते कि हमारे बच्चे किस चीज़ को इंटरेस्ट रखते हैं। अब एग्जाम्पल मैं दे दूँ बीच में कि जितने भी लोग टॉप पे हैं वर्ल्ड की बात करें, किसी को भी आप उठा लें तो उसमें 2 चीज़ें कॉमन मिलेगी आपको। एक तो कॉमन होगी कि वो अपने इंटरेस्टिंग फील्ड में ही उस लेवल पे गया हो, और दूसरा ये है कि उनकी मेहनत होगी। ये कॉमन सी चीज़ें हैं। महेंद्र धोनी का मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ कि अगर पान सिंह उनके फादर कहते कि नहीं तुमको इंजीनियर ही बनना है या डॉक्टर ही बनना है या, तो आज हम उसे नहीं पहचानते ना वो जाने जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने स्ट्रेंथ को समझें, और इसमें गार्जियन का सपोर्ट बहुत ज़्यादा होता है, और लेटेस्ट जो चीज़ें हैं उसको भी देखें। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इंजीनियरिंग, मेडिकल या बैंकिंग ये ख़राब है, या मगर हम उस स्ट्रेंथ कहाँ रख रहे हैं, वो हमारी क्या है, अपना कुवत क्या है, वो इम्पॉर्टेंट है जानना। लेकिन आज के डेट में जैसा कल्चर चल रहा है, जैसे स्टूडेंट्स से काफ़ी बात करने के बाद पता चलता है कि वो बहुत कंफ्यूज रहते हैं अपनी डिग्रियों को लेकर, अपने पढ़ाई को लेकर। जैसे मास कॉम फॉर एग्जांपल, अगर हमने मास कॉम कर लिया तो फिर मास कॉम में क्या करें, और फिर जॉब मिलेगा नहीं मिलेगा, बहुत कन्फ्यूज़न रहता है। फिर अगर उसमें एडमिशन हो गया तो अरे मैंने इसमें मास कॉम में क्यों नहीं लिया, फिर MBBS में क्यों नहीं, इस तरह का रहता है। वो रहता है ना, तो इसमें क्या, इसीलिए तो बहुत ज़रूरी है। आज हम डॉक्टर के पास जाते हैं, दवा की दुकान से, उसी दवा के दुकान से लेंगे जिसको हम अच्छे से जान रहे हैं। डायरेक्ट दवा नहीं लेते हम डॉक्टर को पहले मिलते हैं, 500 रुपया उसको पे करते हैं, फिर जो प्रिस्क्राइब करता है फिर वो दवा हम लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि हम अपने बॉडी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते कि कोई रिएक्ट कर जाए या जो बीमारी है उसके अलावा दूसरी दवा हो जाए जो हमें ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। तो इसी तरह से है, जब हम छोटे से बुखार के लिए डॉक्टर के पास चले जाते हैं तो हम काउंसलर के पास क्यों नहीं जाते? कैरियर काउंसलर जो है यही काम करता है कि आपको वो जज करता है कि आपके दिलो दिमाग में क्या उठ रहा है, आपका स्ट्रेंथ क्या है। कुछ सवाल हम करते हैं, जो बच्चे जवाब देते हैं तो हम उससे उस पॉइंट पे पहुंच पाते हैं कि इनके लिए कौन सा फील्ड बेटर होगा। ये बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है कि 10th के बाद, 12th के बाद, तो एटलीस्ट 12th के बाद तो काउंसलिंग कर ही लेनी चाहिए कि भाई हमें क्या है। तो जैसे 10th और 11th के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी क्या तैयारियां करनी चाहिए? उसमें देखिए वो तो फोकस करें। 10th एंड 12th बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी जिस भी फील्ड में आप जाएं वो काउंट होता है, तो उसको फोकस करें। उसके बाद मगर आप 10th के बाद ही सोचते रहें कि कौन से फील्ड हमारे को अट्रैक्ट करता है। और अट्रैक्ट करने, यहाँ पे रोकना चाहूँगा कि सिर्फ अट्रैक्ट करने से नहीं होता है, उसमें क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, उसमें क्या स्ट्रेंथ चाहिए, उसमें क्या चीज़ें चाहिए, उसको जज करें, उसको देखें। मुझे लगता है कि आज सोशल मीडिया आने से अगर उसको अच्छे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो बहुत काम की चीज़ें हैं। आज मोबाइल है, पूरे दुनिया हमारे पास है, तो उसमें हम देखना चाहें कि भाई जो जो नए फील्ड हैं उसको हम देख सकते हैं। उसके बारे में एक्सपर्ट आपके सामने यूट्यूब पे मिलते हैं। उसको अगर चाहत करें गार्जियन को तो बोलना चाहिए कि तुम नई नई चीज़ों को देखो, तो उससे क्या होगा कि फील्ड का पता चलेगा। अब ये नहीं कि आप ग्रेजुएशन कर गए, पता चला अरे ये फील्ड भी था, मुझे तो पता ही नहीं था, इसमें तो मैं ये कर जाता। तो उस समय क्या है कि अफसोस के सिवा कुछ नहीं हो सकता। और एज एक ऐसा फैक्टर है ना कि 10th 12th इस वक्त अगर आपने डिसीजन नहीं लिया तो उसके बाद फिर डिसीजन लेना मुश्किल हो जाता है। ये बहुत ज़रूरी है कि बहुत, अब होता क्या है कि जो सच से जज नहीं किया गया हो, जो मैंने काउंसलिंग की बात की, इसी वजह से ये लोग कंफ्यूज होते हैं। जो काउंसलिंग से आएंगे वो कभी कंफ्यूज नहीं होंगे जी। लेकिन जैसे गरीब बच्चे होते हैं तो उनको काउंसलिंग कौन करेगा? हम लोग हैं, आप ऑनलाइन हम लोग हैं, हम लोग को वो लोग, आप ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर आप चाह लेना तो पैसे बैरियर बनते भी नहीं हैं। मुझे लगता है आज ऑनलाइन है, कम से कम फ़ोन तो है, अगर उनके पास नहीं है तो उनके दोस्तों के पास है, वो कोशिश करें हम लोग से कनेक्ट हो, हमसे पूछें, न्यूज़ के थ्रू पूछें, यूट्यूब के थ्रू पूछें, मैसेज के थ्रू पूछें, हम जवाब देंगे, उनसे मिलेंगे। मैं तो, मुझे लगता है कि अगर 100 काउंसलिंग करता हूँ तो उसमें से 40 काउंसलिंग तो मैं फ्री में ही करता हूँ। बहुत बहुत अच्छी बात है। और एक सवाल है कि इसमें टेक्निकल कितना मायने रखता है? जैसे चलो डिग्रियां तो हमने ले ली, लेकिन उसमें टेक्निकल साउंड कितना होना चाहिए? देखिए डिग्री तो अब ट्रेडिशनल कोर्स का वक्त रहा नहीं। पहले गांव में क्या था, 7th पास को बहुत पढ़े लिखे माने जाते थे। 10th पास हो गया तो उसकी वैल्यू हो जाती थी। और जैसा कि पापा लोग सुनाते हैं कि जूता मिलता था जब 10th आप कर जाएंगे, तो मतलब वो एक अलग लेवल था। 50 पैसे चावल मिलती थी, आज 50 रुपये भी नहीं मिल रही है।
तो जिस तरह से पैसे की वैल्यू घटी है उसी तरह से एजुकेशन की भी वैल्यू घटी है, क्योंकि यहाँ भीड़ हो गई। पहले 5 बच्चे थे घर में तो 1 को पढ़ाते थे, 4 को कहते थे खेती करो, जिसको लगता था कि पढ़ने में, तो उसको बाकी को नहीं कहते थे कि आप पढ़ो ही। आज का क्या हालत है कि हर कोई पढ़ रहा है, रिक्शा चलाने वाला भी अपने बच्चों को पढ़ाना, बेस्ट एजुकेशन देने की कोशिश करता है, ये फैक्ट है। तो भीड़ बढ़ गई। तो अभी क्या है, जो माहौल है वो माहौल में क्या है कि ट्रेडिशनली आप रहेंगे, जैसे आपने इंटर किया, मैट्रिक किया, इंटर किया, ग्रेजुएशन किया, एमए कर लिया आपने, आप कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ट्रेडिशनली तो लोगों की भीड़ बनी हुई है ना। टेक्निकल जब तक आप नहीं होंगे, वो बच्चे से अच्छा है जो एमए कर लिया है, वो बच्चा जो 10th के बाद डीसीए कर लिया हो। अब बात समझिए, वो 5,000 की नौकरी पा सकता है, मगर वो एमए वाला 5,000 की नौकरी नहीं पा सकता। तो टेक्निकली साउंड होना तो बेहद ज़रूरी है, किसी भी फील्ड में हो। आप अगर टेक्निकली साउंड हैं तो लोग आपको, कंपनी आपको खोजेगी। मैं आप यहाँ पे बोलना चाहता हूँ, बहुत बोल्डली मैं बोलता हूँ कि आज लोग बोलते हैं कि जॉब कम है, लोग ज़्यादा है। मैं ऑलवेज कहता हूँ कि लोग कम हैं, जॉब ज़्यादा है। तो इसमें लोगों का बड़ा रिएक्शन होता है कि ऐसा कैसे। मैं कहता हूँ डिज़र्विंग लोगों की बेहद कमी है। डिज़र्विंग लोग ऑलवेज जो है ना कम है। जितनी वैकेंसीज़ हैं, आप किसी भी फील्ड की बात कर लें, आप देखे होंगे किसी पर्सन ने कि वहाँ पे उन्होंने रिज़ाइन किया, दूसरे जगह उससे अच्छे पैकेज में वो चले गए, उसके बाद उसके अच्छे पैकेज में चले गए, और एक को आप देखोगे कहीं नौकरी नहीं हो रही उसकी, जहाँ इंटरव्यू दे रहा है नहीं आ रहा। तो क्या इंटरव्यू फॉल्स तो नहीं हो रहा है? आप वहाँ डिज़र्व नहीं कर रहे हो, आप अपने आप को उस लेवल पे ले नहीं गए हो, इसलिए आपकी डिमांड नहीं। डिमांड ऑलवेज होगी जब आप उस अकॉर्डिंगली होगे, आप अपने पास वो चीज़ रखोगे, टेक्निकली साउंड होगे। तो अगर बात करते हैं मास कॉम की, तो मास कॉम में इसमें कितना स्कोप है? मास कॉम में बहुत स्कोप है। अभी तो मीडिया का जो है, मास कॉम एंड जर्नलिज्म जिसको हम कहते हैं, पहले क्या था कि बहुत लिमिट था। 4-5 ये थे बड़े बड़े न्यूज़पेपर, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, हिंदुस्तान एटसेट्रा, ये सब चीज़ें थी। इंग्लिश में अगर बात करें तो वही 4-5 जो थे, टेलीग्राफ थे, टाइम्स ऑफ इंडिया थे, एटसेट्रा। और अगर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो वही थे, आज तक थे, ईटीवी थे, जी टीवी थे, एटसेट्रा, जो भी न्यूज़ चैनल्स हैं। मगर आज जो स्थिति है, रेडियो की भी बात करें, अगर रेडियो मीडिया की भी बात, 3 मीडिया होती है, रेडियो मीडिया की भी बात करें तो उसमें कौन था? बिग एफएम था, ये था। आज देखिए कि सारे मीडिया बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। अगर मीडिया हाउस बढ़े हैं तो उसमें अपॉर्चुनिटी भी तो बढ़ी है। और ये भी तो कह सकते हैं कि जो लेवल है वो घटा भी है। हाँ, नहीं, लेवल तो है, घटा है। देखिए मैंने तो अभी जस्ट बोला कि आप डिज़र्व करेंगे ना, आप डिज़र्व करें। कम्युनिकेशन स्किल की बहुत प्रॉब्लम है। मैं पूछना चाहूँगी कि आखिर जो मीडिया में इस तरह से जो भीड़ बढ़ती जा रही है, उसका कारण क्या है? कहीं ना कहीं बेरोजगारी है, या फिर एक्चुअली तो बात वही हुई, अगर हमने मास कॉम किया है और अगर हमें अच्छे चैनल में नहीं मिल रहा है तो चलो भाई अपना ही चला रहे हैं। तो इस तरह से भीड़ बढ़ती जा रही है, यानी कि वो लेवल जो है, स्ट्रेंथ कम होते जा रहा है। हाँ, इसमें तो है, इसमें पैरामीटर ये है कि अब जितनी भी मीडिया चल रहे हैं, सबको तो हम एक लेवल पे मान नहीं सकते। उनकी एज भी नहीं हुई, उनकी जो चीज़ें हैं वो दिखती नहीं, वो दिख जाती है। जो भी स्टैंडर्ड से बिलोंग करेगा, जो अपने सैलरी, अब क्या है कि आज हम नीडी होते हैं जॉब के लिए, वो मीडिया होती है कहती है अभी ऐड नहीं मिल रहा, ऐड से मीडिया चलती है, तो उसमें कम से कम खर्च में जो है लोगों को लेना चाहिए। बहुत डिज़र्विंग लोग उसमें आएंगे नहीं, और जो बहुत डिज़र्विंग होंगे वो बड़े चैनल में चले जाएंगे, बड़े चैनल उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या है ना कि ये चीज़ें हैं कि भीड़ बढ़ रही है, तो आप जिस चीज़ से बिलोंग कर रहे हैं, जितना आपकी एबिलिटी है, जितना आपका स्ट्रेंथ है, उसके अकॉर्डिंगली आपको वहाँ पे प्लेटफॉर्म मिलता है। अगर आप लगता है कि आप बहुत बेहतर हैं तो आप वहाँ जाइए, इंटरव्यू दीजिए, हर जगह प्लेटफॉर्म है, अवेलेबल है, आप कर सकते हैं। और ये जो है बेरोजगारी से जितनी भी चीज़ें बढ़ रही है, इसको हम सिर्फ ये नहीं कह सकते कि बेरोजगारी के वजह से। इंसान खोजता ही है कुछ नया फील्ड हो, कुछ नई चीज़ें हों, मार्केट में थोड़ा सा अलग वैल्यू हो। मीडिया में इसलिए लोग आते हैं कि क्योंकि वो पैसे की वजह से कभी नहीं आते हैं, शोहरत की वजह से आते हैं। आज मीडिया में जो लोग भी हैं, आप इस चीज़ से इनकार नहीं करेंगी कि अगर मुझे सीएम से मिलना होगा तो मैं थोड़ा सोचूंगा, मगर आपको अगर सीएम से मिलना होगा तो आप नहीं सोचेंगी, आप चली जाएंगी धड़ल्ले से। तो ये सब जो चीज़ें मिलती है ना, तो वो मीडिया आपको देता है, जिसके वजह से वो अट्रैक्ट करता है। पैसे तो और भी फील्ड में उससे ज़्यादा है, उससे कम मेहनत में। और अगर इसके अलावा बोलूँ तो इसके अलावा कौन सा फील्ड है, जैसे फैशन डिज़ाइनर हो गया, या फिर कौन सा और भी फील्ड तो बहुत ज़्यादा है। देखिए, फील्ड का अगर हम काउंट करें तो कोई वर्ड में नहीं बता सकते कि 100 फील्ड है, 150, ऐसा नहीं है।
फील्ड आज ऐसे मतलब फील्ड में स्कोप सबसे ज़्यादा आज के डेट में क्या आज के डेट में देखिए ऐसी चाहिए, रोटी कपड़ा और मकान, ये जो बेसिक नीड्स हैं ये नीड्स तो बने रहेंगे। ऐसा नहीं कि रोटी खाना हम छोड़ देंगे, कपड़े पहनने छोड़ देंगे और छत के नीचे रहने छोड़ देंगे। ये 3 बेसिक चीज़ें हैं। मेरा ये है कि भाई 3 जो बेसिक चीज़ें उनसे बिलोंग करते हुए कोई चीज़ अगर है तो वो कभी भी ग्राफ उसका नीचे नहीं जाएगा। इनफैक्ट मैं देखता हूँ कि इंटीरियर डिज़ाइनिंग आज के टाइम में, इंटीरियर डिज़ाइनिंग की बात करता हूँ सबसे पहले, तो वर्ल्ड के टॉप 5 में ये आता है। ये इसलिए नहीं आता है कि सिर्फ इसमें ताम झाम है, इसलिए आता है कि इसमें अपॉर्चुनिटीज़ इतने हैं और अर्निंग इतना है, मार्जिन इतने हैं और इतने इंटरटेनिंग प्रोग्राम है कि कोई भी बंदा इसको बहुत अच्छे से कर पाता है। और इसमें रियल इस्टेट से ये बिलोंग करता है। आज किसी भी दुनिया के किसी शहर में आप चले जाइए, किसी से मिलिए मत, ठीक है, मगर आप कहोगे ये डेवलप्ड जगह है। कैसे सोच लेते हैं? वहाँ के बिल्डिंग से, वहाँ के कंस्ट्रक्शन से, वहाँ के एवर, आप समझ पा रहे हैं, उनके वजह से तो वो सब चीज़ बिलोंग करता है कि उसमें जो है रियल इस्टेट से बिलोंग करता है, वहाँ की इंजीनियरिंग से बिलोंग करता है। तो इंटीरियर डिज़ाइनिंग अभी मुझे लगता है कि आपके क्वेश्चन का है कि बहुत ही अच्छा फील्ड है। और इसमें जो है आप अगर 3 साल का बैचलर डिग्री करते हैं तो आप 2 साल में ही जॉब ओरिएंटेड हो जाते हैं। कोई भी कोर्स ऐसा नहीं है कमिट करता आपको कि 3 साल का कोर्स है तो 2 साल में आप जॉब में चले जाओगे, मगर इंटीरियर डिज़ाइनिंग करता है 1 साल का है तो 6 महीना में ही उस लायक हो जाता है कि वो 10,000 का महीना कमा सकता है। MBA भी कर सकता है, PhD तक आज इसमें है तो ऑप्ट कर सकते हैं। उसके अलावा फैशन डिज़ाइनिंग है, उसके अलावा जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन है, उसके अलावा मैं कहूँगा कि एनिमेशन की फील्ड भी अच्छी है, क्योंकि आज जितना भी चीज़ है मैगजीन जैसे गेमिंग वगैरह का भी बच्चों का भी अच्छा है, क्रेज़ है, वो सब का क्रेज़ बढ़ता जाएगा, उसको रोक नहीं सकता कोई। हम लाख आप अपने बच्चों को चाहिए कि आप रोक दें, नहीं रोक पाएंगे। तो उसमें अपॉर्चुनिटीज़ हैं अपॉर्चुनिटीज़ और काफ़ी फील्ड हैं। होटल मैनेजमेंट में काफ़ी फील्ड हैं, ये मतलब है। और एक अच्छी चीज़ है जो आपको इवेंट मैनेजमेंट, ये भी मैंने गौर किया कि इवेंट मैनेजमेंट भी काफ़ी अच्छा है। पहले क्या था, शादी ब्याह में इवेंट वाले को देते तो वो भी एक तबके के लोग ही देते थे, मगर आज वैसा नहीं है। शादी ब्याह तो करते ही है, मतलब पार्टी जो है, बर्थडे पार्टी भी है, वो छोटे छोटे प्रोग्राम भी आज हम जो है इवेंट वाले को देते हैं, क्योंकि दिखावे की दुनिया है। ऑब्वियस है कि वो चाहते हैं दिखाना, तो इवेंट का भी काम काफ़ी अच्छा है। उसमें मैनेजमेंट लेवल पे जा सकते हैं, MBA कर सकते हैं। लेकिन अगर इन सारी चीज़ों में अगर हम देखें टॉप लेवल पे, तो पहला तो एक गेमिंग का है और दूसरा एक इंटीरियर डिज़ाइनिंग का। हमको जहाँ तक लग रहा है जिस तरह से बिल्डिंग्स बनती जा रही है, रोड बनते जा रहे हैं, क्यों? इसके अलावा बहुत सारे फील्ड हैं। आप जैसे इंजीनियरिंग में देखिए, आप फील्ड हैं तो आपके तो फील्ड हैं ही ना। जैसे कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, आप फ्लाईओवर्स बन रही हैं, रोड कंस्ट्रक्ट हो रहा है, ये सब चीज़ देखिए फील्ड तो हर जगह है, ऐसा नहीं है। मगर देखना, आज के डेट में बात करें क्रेज़, जिस तरह से क्रेज़ चल रहा है, तो फैशन डिज़ाइनिंग का क्रेज़ और गेमिंग जो हो रहा है, हाँ। वो तो गेमिंग तो एक अलग सेक्टर हो गया, जिसको कंप्यूटर में बहुत मन लगता है, जिसको जो है इस पे काफ़ी कमांड है, या वो जो है वर्क कर रहा है कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, उसके हाथ फ्रेश चलते हैं, वो उससे रिलेटेड। अगर कंप्यूटर में किसी को मन लगा तो गेमिंग की तरफ वो जा सकते हैं, मगर गेमिंग ही बहुत अच्छा कोर्स है ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कहा ना कि फोकस करो रोटी कपड़ा और मकान पे। वो क्या है ना कि वो हमेशा आपको नया ही रहेगा, वो कभी पुराना होने वाला नहीं है। अभी जैसे मान लीजिए, एक मैं बात करूं कि नोकिया कंपनी को हम लोग जानते थे, हमें याद है कि नोकिया हम लोग दिखाते थे लोगों की हम नोकिया का मोबाइल रखे हुए हैं। आज नोकिया ख़त्म हो गया, क्यों पता है? उन्होंने अपने आप को अपडेट नहीं किया। वो बटन के मोबाइल को पे ही चलते रहे कि हम नोकिया हैं, मगर क्या हुआ कि सैमसंग उस पर या छोटी छोटी कंपनियाँ उस पर हावी हो गई। आज नोकिया के कोई मोबाइल जो है 3,000 में भी नहीं खरीदते। तो हमेशा क्या है कि अपडेशन की ज़रूरत है। जो पहले चल रहा था, इसलिए मैं गार्जियन से बोलता, अभी जो चल रहा था उसी को ढोइए मत। आप हवाई जहाज़ पे चलते हैं, आप बैलगाड़ी पे नहीं चलते, आप हर चीज़ लेटेस्ट यूज़ करते हैं। आज टीवी इतनी चौड़ी होती थी, आज इतनी पतली हो गई। मोबाइल जो है, आप समझ रहे हो कहाँ, हम हर चीज़, रिमोट के पंखे आ गए, हर एक चीज़ लेटेस्ट यूज़ कर रहे हैं। वो गार्जियन भी जो कह रहे हैं कि बस डॉक्टर इंजीनियर बनना है, तो आप समझिए एक तरफ आप अपडेट हैं, एक तरफ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है उसमें अपडेशन आपकी नहीं है। हमें तो लगता है गार्जियन भी आधा घंटा निकालें
कि आज यूथ के लिए क्या है, हमारे बच्चों के लिए क्या है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। लेटेस्ट चीज़ों को देखें। तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे स्टूडेंट्स को? स्टूडेंट्स को कि कोई फील्ड भी, पहले तो फील्ड बने तो उसमें लग जाएं। फील्ड चूज़ करने के अगर 1 महीना लगे, 2 महीना, 1 सेशन लेट भी हो, तो फील्ड मगर परफेक्ट चूज़ करें। अगर वो फील्ड आपने गलत चूज़ किया तो अफसोस होगा, गार्जियन का एक्सपेक्टेशन ख़राब होगा, दूसरा पैसे बर्बाद होंगे, उसमें टाइम लें। उसके अलावा अगर जिस चीज़ को आपने ठान लिया, गिव अप ना करें। आज एक चीज़ की मुझे कमी लगती है बच्चों में कि पेशेंस नहीं है, पेशेंस बिल्कुल ही नहीं है। तुरंत वो चाहते हैं कि रिजल्ट मिले। ये देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा अभी के जनरेशन में खास करके मैं बताना जोर दे के बताना चाह रहा हूँ कि पेशेंस नहीं है तुरंत। और वो क्या है कि एक फॉलो नहीं करते, अगर उसके बगल के कुछ और कर रहे हैं तो तुरंत डिस्ट्रैक्ट होते हैं। मैं तो एग्जांपल देता हूँ कि घोड़ा एक टमटम हुआ करता था पहले, जिसमें देखिए घोड़े को एक ऐसे लगा दिया जाता था ताकि बगल ना दिखे। तो वो क्या था ना कि उसका मकसद ये नहीं था, मकसद ये था कि वो अपने मंजिल को देखे। ले जाओ ना इसको, फ़ोन को, आमिर, ठीक है ना, तो वो अपने मंजिल को देखे। तो इसी तरह से आज यूथ को देखना है, करना है कि अपने मंजिल को फोकस करें और उसे हिले नहीं। आज जो भी लोग टॉप पे, मैंने पहले भी बताया, उसके पीछे जो है एक तो आपका फोकस होना चाहिए, है ना, पेशेंस के साथ, ठीक है। और आप में जो है ना वो चीज़ें होनी चाहिए कि मतलब मैं ही कर सकता हूँ, कोई दूसरा नहीं कर सकता। मैं एग्जांपल से ख़त्म कर रहा हूँ कि जो बल्ब की आविष्कार किए एडिसन ने, क्या उनका एग्जांपल है। आप एग्जांपल्स देख लें, 99 बार वो फेलियर हुए। तो एक इंटरव्यू में पूछा गया कि एडिसन आपको शर्म नहीं आती कि 99 बार आप जो फेल हुए? तो क्या शर्म कैसे? मैं तो ये चैलेंज करता हूँ कि 99 बार वो पद्धति से बल्ब कभी बनाया ही नहीं जा सकता था, ये मैंने आविष्कार किया है कि वो 99 टाइम्स जो मैं उस मेथड से बल्ब बनाया नहीं जा सकता, ये मैंने आविष्कार किया है। और वो आदमी 100वां बार में एक बल्ब बना के तैयार करता है। जो आज एक चीज़ें हैं जो हमारे पास चल रही है, अपने इनको देख लीजिए, एक्स प्रेसिडेंट कलाम साहब को देख लें। कलाम साहब की ये थी, शॉर्ट में ही बता देता हूँ कि सब लोग जानते हैं मगर ये बातें बोलने से थोड़ा सा अच्छा लगता है कि वो पायलट बनना चाहते थे और 9 लोग फाइनल तक पहुँचे और 8 लोगों का हो गया। इकलौता ये थे जिनका वो पायलट में सिलेक्शन नहीं हुआ। इकलौते ये थे, 8 की सिलेक्शन हो गई। तो एक कोने में ये थे, बहुत मायूस होकर बैठे हुए थे। वहाँ पे शख्स थे कि बेटा क्या हुआ, कोई बूढ़े थे कि देखिए ना, इससे बुरी बात और क्या हो सकती है कि 9 लोग हम लोग गए थे, 8 का हो गया, इकलौता मेरा ही नहीं हुआ। उसने उनको कहा कि बेटा इससे बेहतर कुछ तुम्हारा लिखा होगा, तुम्हारी किस्मत में होगा, शायद इसीलिए नहीं हुआ। एक बार यह हुआ कि जब उन्होंने स्पीच भी दी थी इसे, जब ये राष्ट्रपति बने, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडिया, तो वो जेट से उतर रहे थे तो उनके सारे पायलट ने उनको सैल्यूट दिया, उनके गरिमा ऑब्वियस है कि उससे बड़ा। तो उस वक्त वो सोच रहे थे, इन्होंने कहा बाद में कि ये सोचे कि सब ने सैल्यूट दिया इनको, अगर उस दिन वो पायलट बन जाते तो उनको कोई नहीं देता, आज सैल्यूट उनको नहीं मिलता। तो ऑब्वियस है कि गिव अप कभी नहीं करें, आप उसमें लगे रहें, आपको कहीं बेहतर मिलना ही है और मिलता ही है। मैं बहुत इंटरव्यू में अपने बारे में बहुत ज़्यादा जीवनी के बारे में बताया हूँ कि मैंने बहुत स्ट्रगल की है। मैंने झाड़ू भी लगाई है, अपने इंस्टीट्यूशन में पढ़ाया भी है, और उसी टेबल पे जिस पे मैं फैशन डिज़ाइनिंग पढ़ाता था उसी पर मैं सोता भी था। तो ये बात लोगों को पता नहीं था क्योंकि मोड़ के रख देता था। तो स्ट्रगल जब तक, ऊपर वाला भी आपको तब तक जज करता है ना कि जब आप उस लेवल से लगे रहें तब आपको रिटर्न मिलता है। तो मेरा यही है बच्चों से कि पेशेंसली लगे रहें और गिव अप ना करें, ठीक है। बहुत बढ़िया लगा सही में, मतलब आपसे बात करने के बाद मैं खुद भी मोटिवेट हो गई हूँ। और कभी कभी मुझे भी लगता है कि यार क्या कर रही हूँ मैं, इतना कुछ करो फिर भी कुछ नहीं होता। लेकिन आपकी बातें सुनकर सच में मुझे भी पूरा कॉन्फिडेंस आ गया कि बिल्कुल लगना चाहिए और लगे ही रहना चाहिए। तो जिस तरह से अभी आप देख रहे थे, हम लोग बात कर रहे थे
करियर काउंसलर से, और एक बहुत ही अच्छा मोटिवेशन मैसेज भी मिला है आपको। और आप कमेंट के थ्रू और भी सवाल हमसे कर सकते हैं, हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में आएंगे और आपके जो भी सवाल रहेंगे उसके कोशिश की जाएगी कि सारे के सारे सवाल को जवाब मिल सके। मैं अंशिका, कैमरामैन ऋतिक के साथ। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। फैशन, लाइफस्टाइल और तेजी से बदलती दुनिया में सब कुछ बदलता जा रहा है। आजकल आपके अच्छा दिखने के साथ साथ आपके घर और ऑफिस का भी अच्छा लुक काफी हद तक मायने रखता है। इसके अलावा हम कहीं भी जाते हैं, जैसे मॉल, रेस्टोरेंट, सिनेमा हॉल, होटल, गेस्ट हाउस या कहीं और भी, सबसे पहले जो चीज